श्री राधे श्याम। जैसा आपने वीडियो के टाइटल में पढ़ा होगा, आज हम एक श्लोक का रेसिटेशन कैसे करना होता है, उसमें क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप एटलीस्ट सीख जाएंगे कि श्लोक कैसे रिसाइट करना है। बाकी फिर प्रैक्टिस से वो धीरे धीरे और रिफाइन होगा। मैं एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि मैं कोई परफेक्ट श्लोक रेसिटेशन में नहीं हूँ, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये चीज़ बेटर होती है। तो मैंने जो अपने सीनियर से सीखा है, मैं वो इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो पहला स्टेप जो एक श्लोक को समझने के लिए, उसका मीनिंग डायरेक्टली विदाउट ट्रांसलेशन समझने के लिए होता है, वो होता है संप्रदानम। यानी कि राइट प्रोनाउंसिएशन, किसी भी श्लोक का एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन करना संप्रदान कहलाता है। उसके बाद सबसे पहली चीज तो हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो उसका इम्पोर्टेंस जानना चाहिए कि ये क्यों करना चाहिए। मतलब काफी सारे लोग मेरे वीडियोस के कमेंट्स में भी लिखते हैं कि आप मॉडर्न पढ़िए, ये पढ़ने की क्या जरूरत है, ये श्लोक रेसिटेशन की क्या जरूरत है, या इससे क्या होगा, मतलब मीनिंग जानना चाहिए हमें। लेकिन संप्रदान करने से उसका हमें एक तो राइट मीनिंग पता चलता है, वो क्या कैसे है क्यों है वो हम थोड़ा सा आगे समझेंगे। इसका एग्जाम्पल, क्योंकि हम ध्वनि समझते हैं, जब तक हम उसकी ध्वनि नहीं समझेंगे, उसका साउंड नहीं समझेंगे, क्योंकि ये सब शास्त्र जो है ये साउंड से बोलकर ट्रांसफर किए गए हैं। ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम प्रजापतिम जगृहत, ब्रह्मा जी ने ऐसे आगे ट्रांसफर किया, तो ये एक वाचिक, मुंह से बोलकर ट्रांसफर हुए, इसलिए ध्वनि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद किसी भी श्लोक का, मंत्र का फुल इफेक्ट जानने के लिए आपको संप्रदान करना आना चाहिए। तो ये तो इम्पोर्टेंस हो गया। इस पर अलग से एक वीडियो मैं बनाने का सोच रही हूँ, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं। उसमें सारे एक एक करके के पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे। तो सेकंड पॉइंट है साइंस बिहाइंड, कि एक श्लोक रिसाइट करने के पीछे क्या साइंस होती है। सबसे पहली बात यह है, एक नेचुरल प्राणायाम है। आपको अलग से प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है। अगर आप केवल दिन में 10-15 श्लोक रिसाइट करते हैं तो अलग से प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे ये एक श्लोक है, श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। ठीक है? तो इस श्लोक में ये कुछ पॉइंट्स आप नोटिस करिए। यहाँ पर आपका प्राणायाम हो रहा है। कैसे? दो प्रकार के प्राणायाम यहाँ पर हो रहे हैं। एक होता है ब्राह्मरी प्राणायाम। ब्राह्मरी प्राणायाम यानी कि ब्राह्मरी यानी कि जो आप ऐसे आंख बंद करके साउंड क्रिएट करते हैं, उस वो सेम इफेक्ट आपको ये जो आ, ये म साउंड है ना एंड में, श्रोत्रम स्पर्शनम रसनम मनश्चायम यम, ये जो ये साउंड बोलने पर आपको मिल रहा है, सेम इफेक्ट मिल रहा है। अगर आप इसको रिपीटेडली एक सीक्वेंस में प्रोनाउंस करेंगे तो आपको सेम ब्राह्मरी प्राणायाम का बेनिफिट मिलता है। दूसरा एक प्राणायाम होता है कपाल भाती, जैसे सांस बाहर छोड़ते हैं ना, ये वाला। तो ये इफेक्ट हमें मिलता है चक्षु, जब हम कोई भी विसर्ग का प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ये जो डॉट होती है इसको विसर्ग कहते हैं, और इसमें हम बेसिकली हवा को छोड़ रहे होते हैं। तो चक्षु, चक्षु, हवा छोड़ दी, तो वो आप जब एक सीक्वेंस में बोलेंगे तो वो इफेक्ट आपको समझ आएगा। जैसे श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च, इस तरह से उसका इफेक्ट आपको दिखेगा। उसके बाद है लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर आपका कनेक्ट होता है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग साइंस है, और ये केवल और केवल आपके शास्त्रों के स्टडी में ही हो सकता है पॉसिबल। आप एक इंफॉर्मेशन परसीव कर रहे हो। ये जो श्लोक हमने अभी पढ़ा, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च, हम एक इंफॉर्मेशन डिसिफर कर रहे हैं जो कि हमारा लेफ्ट हेमिस्फेयर से कनेक्टेड है, राइट? उसके साथ साथ हम इसको गा कर रहे हैं, एक पोएटिक वे में कर रहे हैं, तो उससे हमारा राइट हेमिस्फेयर भी
स्टिमुलेट होता है। तो एक ही टाइम पर राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर को स्टिमुलेट करने के लिए ये श्लोक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी होती है। थर्ड चीज है, ये एक रिसर्च हुआ था, मैं उस रिसर्च का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, कि रेपिटेटेड श्लोक प्रोनाउंसिएशन करने से और संस्कृत को देवनागरी लिपि में पढ़ने से, देवनागरी यानी कि ये जो एबीसीडी वाली लिपि है ना, स्क्रिप्ट, इसे लाइक ये रोमन स्क्रिप्ट है, और ये जो ये वाली है क ख ग वाली स्क्रिप्ट है, इसे बोलते हैं हम देवनागरी। देवनागरी यानी जो क ख ग वाली स्क्रिप्ट होती है, इसमें पढ़ने से आपके, और श्लोकों की चैंटिंग रिपीटेडली करने से आपके जो मेमोरी सेंटर्स हैं वो एनलार्ज होते हैं। जो अमिगडाला वगैरह मेमोरी मेमोरी सेंटर्स होते हैं हमारे ब्रेन में, वो उनका साइज बड़ा होता है, तो आपकी मेमोरी की कैपेसिटी अच्छी होती है, राइट। तो उसके बाद तो इस तरह से इस वाले श्लोक में भी हम देख सकते हैं कैसे ये जो अहम, ठीक है, प्राणिनाम आश्रितः युक्तः पचाम्यन्नम, ये जो पार्ट है ये आपके प्राणायाम के लिए आपको हेल्प करते हैं। उसके बाद हम जानेंगे वर्णमाला, बेसिक वर्णमाला। प्रॉब्लम ये है कि आज के समय में हम इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ते हैं, काफी सारे लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं, तो हमें हिंदी संस्कृत की वर्णमाला भी नहीं आती है। किसी को एबीसीडी सुनाने को बोले तो वो सुना देते हैं, लेकिन वर्णमाला क से मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कोई पूरी नहीं सुना पाता। तो इसीलिए पहले वर्णमाला समझनी बहुत जरूरी है। दो पार्ट होते हैं वर्णमाला के, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। स्वर में आता है अ आ ई उ ऊ री री ल ए ऐ ओ औ अम अह, ठीक है। और व्यंजन में आते हैं क ख ग घ ng, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह, ठीक है। अब ये क्या लिखा है ये सब अभी आगे डिस्कस करेंगे, पर ये एक बेसिक हमने वर्णमाला जान ली है कि ये अक्षर आपको देखने को मिलेंगे आपके श्लोकों में, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक चीज लिखी है ये इंपॉर्टेंट है। इन वर्णों को, ये य र ल व है, इनको बोलते हैं अंतस्थ। अंतस्थ, स्थ का मतलब हो जाए तो स्थित होते हैं, अंत में जो स्थित होते हैं उनको अंतस्थ ऐसा कहा जाता है। और उसके बाद तीन जो हैं, श, श और स, ये है ऊष्म स्वर। ऊष्म स्वर यानी कि जब आप श, श, स, ह ऐसा बोलते हैं तो अ, एक गरम हवा बाहर निकलती है, बोलकर देखिए तो आप फील कर सकते हैं श, श, स, ह। और ह जो है श्वास ह, ये मतलब ह बोलने पर ज्यादा हवा निकलती है, ह। आप वो अपने हाथ रखकर फील कर सकते हैं। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि ये जो अलाइनमेंट है, कभी हमने एबीसीडी पढ़ते हुए ये अपने टीचर से नहीं पूछा कि ये ए के बाद बी ही क्यों आता है, बी के बाद सी ही क्यों, डी क्यों, ई क्यों, और ये 26 लेटर्स ही क्यों है। ऐसा हमने कभी अपने टीचर से नहीं पूछा। लेकिन संस्कृत में आप ये चीज पूछ सकते हैं कि ये क ही पहले क्यों आता है, ख पहले क्यों नहीं आता, और क के बाद ख ग घ इसी सीक्वेंस में क्यों दिया है। तो ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है कि ये क वर्ग पहले क्यों आता है, च वर्ग बाद में क्यों आता है। क्योंकि हम जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं सबसे पहले तो हम स्वर की प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। जो भी स्वर हैं, जितने भी स्वर हैं, ये स्वर एक अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सटेंड किए जा सकते हैं। जैसे आ, ई, ऊ, ए, री, ठीक है। इसकी साउंड प्रोनाउंस करके हम एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन ऑल्दो ये जो स्वर होते हैं इनमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व और दीर्घ में अंतर क्या है कि हम एक पलक जितने में झपकते हैं, जितने टाइम में, उतने में हम अ, ई, उ, री, इस तरह इनकी प्रोनाउंसिएशन करते हैं। और दो मात्रा मतलब
दो बार हमने पलक झपकाई, तो उसमें जितना टाइम लगा उसको हम प्रोनाउंस करते हैं आ, ई, ऊ। जब हम इनकी प्रोनाउंसिएशन एक प्रॉपर वर्ड में करेंगे, तब हम इतना टाइम के लिए उसको बोलेंगे। अदरवाइज ये हम अनंत काल तक बोल सकते हैं, आ कितना भी बोल सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमें वर्ड में एक पर्टिकुलर टाइम में बोलना है, तो इसलिए हम ये मात्रा का प्रयोग करते हैं। इसको निमेश काल भी बोलते हैं। निमेश मतलब हम जितना एक बार में पलक झपका रहे हैं, निमेश। उसके बाद व्यंजन पर आते हैं। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ये क ही पहले क्यों आया, ख पहले क्यों नहीं आया। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइए, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। थोड़ा सा लंबा एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद हम जानते हैं, हाँ, तो ये जो हमारे स्वर हुए, ये आते हैं हमारे अलग अलग पार्ट्स ऑफ माउथ से। ठीक है। ये व्यंजन भी हमारे पूरी बॉडी के अलग अलग, सॉरी, माउथ के अलग अलग पार्ट से आते हैं। जहां पर देखिए, ये हमारा फेस स्ट्रक्चर है, अंदर का गले का ईसोफेगस वगैरह स्ट्रक्चर है। तो ये हमारा कंठ है, ठीक है, हमारा थ्रोट, आप इसको फील कर सकते हैं यहाँ पर रखकर, कंठ है, ठीक है। उसके बाद हमारा तालु। तालु यानी कि हमारा पैलेट जो होता है, ऊपर का पीछे का पैलेट जो होता है उसको तालु बोलते हैं। उसके ऊपर जो ऊपर वाला पैलेट है, जहां पर इस तरह से आप टच कर सकते हैं अपनी टंग को, उसको कहते हैं मूर्धा। फिर और आगे आते हैं, तो ये हमारे दांत हैं, ये हमारा ओष्ठ है, मतलब हमारा लिप्स है, ओष्ठ, ठीक है। और इसको हिंदी में होठ बोलते हैं। और ये हमारी नासा है, और ये हमारी जिह्वा है, सबको पता है जीभ होती है, ठीक है। ये मेन पॉइंट्स हैं जहां पर आपकी उदान वायु, हमारी बॉडी में 5 प्रकार की वायु होती हैं। 5 प्रकार की वायु कौन सी है? प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान। ठीक है। प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान, ये हमने समझ लिया। लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है अभी हमारे लिए। अभी हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो उदान है। उदान वायु का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। ये वायु कराती है क्या? हमारी बॉडी में अलग अलग एक्टिविटीज कराती है, हमारी बॉडी में अलग अलग मूवमेंट्स कराती है। आपके थॉट्स का मूवमेंट भी हमारी वायु, इन्हीं में से वायु जो होती है वो कराती है। तो उदान वायु का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो है वाक प्रवृत्ति। जैसा कि आप देख सकते हैं, वाक प्रवृत्ति, ठीक है। आप बोलते हैं, वो आपकी उदान वायु आपके पेट में से हवा लेकर ऊपर तक चढ़ती है, और जहां जहां वो ऑब्स्ट्रक्ट होती है, वो वहां पर साउंड प्रोड्यूस करती है, राइट। तो सबसे पहले ऑब्स्ट्रक्शन होगा कंठ पे, और कंठ से कौन सी साउंड आएंगी? ये सूत्र है संस्कृत का, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसे समझ लीजिए। आई थिंक लोड नहीं हुआ। हम्म। ये अकु विसर्जनीय नाम कंठ, ये सूत्र है। यहां से स्टार्ट करते हैं। आप बोल के देखेंगे, आपको यहाँ फील होगा। अ, क, ख, ग, घ, ह, अंतस्थ, थ, विसर्ग भी यहां से फील होगा आपको, राइट। तो ये हमारा हो गया अकु विसर्जनीय कंठ। ये सारे आपको कंठ से प्रोनाउंस होते हैं। उसके बाद आता है तालु। आपका जो पीछे वाला पैलेट है, वहां से कौन से बोले जाते हैं? ई, ई। आप देखो आपकी टंग कहाँ जा रही है? ई, च, छ, ज, झ, य, श, ये सब तालु से बोले जा रहे हैं। उसके बाद है मूर्धा से क्या बोला जा रहा है? मूर्धा से री, र, सॉरी, री नहीं बोलते इसको, र ऐसा प्रोनाउंस करते हैं। क्यों, वो थोड़ा सा आगे समझेंगे। ट, ठ, ड, ढ, र, श, ये सब मूर्धा से यानी ऊपर से बोले जा रहे हैं।
आप देखिए ट कहाँ से बोल रहे हैं, उसको मूर्धा बोलते हैं। जहां पे जीभ ट बोलने के लिए ऊपर जा रही है, उस पॉइंट को हम मूर्धा बोलते हैं, ट। राइट। तो ये ट वर्ग हो गया। उसके बाद हम आते हैं दंत पर। जब आपकी जीभ दांतों से टच होती है तो कौन सी साउंड प्रोड्यूस करती है? र, त, थ, द, ध, ल और स। ये तो बहुत क्लियर है, आपकी जीभ जब दांत से टच कर रही है तो ल, थ, ऐसे तो नहीं बोल सकते, ल, स, इस तरह की साउंड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद ओष्ठ से, जो हम लिप्स को टच करके साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उ, प, फ, ब, भ। मेरे लिप्स दिख रहे हैं, अगर मैं मुंह खोल लूं तो मैं ये शब्द प्रोनाउंस नहीं कर सकती। उ, प, प बोलने के लिए लिप्स टच हो ही रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर साउंड ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, वो हवा जो नीचे से आ रही है, वो एयर जो नीचे से आ रही है, वो यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, इसलिए साउंड प्रोड्यूस हो रही है। उसके बाद नासिका छ, जो जो वर्ग के एंड में फिफ्थ वर्ड आ रहा है, फिफ्थ वर्ण आ रहा है, उसकी प्रोनाउंसिएशन उसी वर्ग के साथ प्लस आपकी नाक के साथ होगी। जैसे ये जो है, ये क वर्ग का फिफ्थ वर्ण है, ठीक है। तो ये हमारा कंठ से और नासिका से बोला जाएगा। ऐसे म है, म जो है, प फ ब भ म, म ओष्ठ का भी यूज हो रहा है और नाक का भी यूज हो रहा है। प फ ब भ म, 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 नाक, म, नाक का भी यूज हो रहा है और लिप्स का भी यूज हो रहा है। उसके बाद कंठ, कंठ और तालु। क्यों? क्योंकि ये जो साउंड बनती है ना, ये ए जो बनता है, ये अ प्लस ई से बनता है, ए। इस वजह से अ का हो गया आपका कंठ और ई का हो गया इचुषा नाम तालु। तो तालु और कंठ मिलाकर ए और ए साउंड आती है। ऐसे ही कंठ और ओष्ठ मिलाकर ओ और औ साउंड आती है, क्योंकि ओ बनता है इससे। राइट। तो ये साउंड जो आती है वो ऊ कहाँ से है? ऊ ओष्ठ है और अ जो है कंठ है, तो ये कंठ ओष्ठ से आएगी। राइट। उसके बाद व जो होती है, ओष्ठ और दंत से आती है। व, व आपको दांत और ओष्ठ का टच करना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये अनुस्वार जो है वो नाक से बोलते हैं, ये बात हमें पता है। तो ये उदान वायु पेट से चलकर ऊपर आती है और जहां जहां ऑब्स्ट्रक्ट होती है, वहां वहां ये, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट होगी, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट होगी, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट होगी, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट होगी, फिर आगे ओष्ठ में ऑब्स्ट्रक्ट होगी। राइट। और नासिका का भी यूज होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं, पहले हमने लिखे कंठ वाले, क्योंकि कंठ में सबसे पहले ऑब्स्ट्रक्ट हो रही थी। उसके बाद हमने बोले तालु वाले, फिर आ गए मूर्धा वाले, फिर आ गए दांत वाले, फिर आ गए ओष्ठ वाले। नीचे से चलते चलते ऐसे इस सीक्वेंस में हमने इनको अरेंज किया है। देखिए कितना साइंटिफिक है। आपको शास्त्रों के अलावा इस तरह की साइंस किसी और लैंग्वेज में शायद नहीं मिलेगी। जितनी साइंटिफिक संस्कृत लैंग्वेज है, उतनी साइंटिफिक कोई और लैंग्वेज नहीं है। इसके बाद हम आते हैं, जो हम मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स करते हैं किसी भी श्लोक को प्रोनाउंस करते हुए, ये हम एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए समझने के लिए। सबसे पहली चीज जो हम नॉर्थ इंडियन सबसे बड़ी गलती करते हैं, कि हम फुल वर्ण का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते। जैसे भगवत गीता का पहला श्लोक हम लेते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ठीक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, अंतर नोटिस किया आपने? एक है धर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र में आपने इसका फुल प्रोनाउंसिएशन नहीं किया। जैसे ये जो म है ना, ये म, ये म बनता है आधे म और पूरे म और अ को मिलाकर। ये जो है ना, ये लिमिटेड प्रोनाउंसिएशन है, म, म। लेकिन अगर अ मिला दिया इसमें तो म पूरा प्रोनाउंस होता है, म, म, म का साउंड एंड में पूरा नहीं आएगा, लेकिन म बोलने में अ एंड में आ रहा है साउंड। राइट। तो इसीलिए धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, समवेता नहीं, समवेता युयुत्सव, माम का नहीं, माम का, माम का, ये माम का, धर्म क्षेत्रे समवेता।
आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये समवेता बोलेंगे और समवेता, तो आपको डिफरेंस अपने आप धीरे धीरे समझ आने लगेगा। किम कुर्वत, कुर्वत भी नहीं, किम कुर्वत संजय, संजय, संजय ऐसा नहीं, संजय पूरा प्रोनाउंस करना है। तो ये करने से क्या होगा कि आपकी सारी मात्राएं जो है ना प्रॉपर प्लेस में आएंगी। और ये मात्राएं प्रॉपर प्लेस में आने की क्या जरूरत है, ये हम लास्ट में जानेंगे जब हम छंद के बारे में पढ़ेंगे कि इसको अगर हम ट्यून में गाएंगे तो हमें ये एक एक छोटी चीज की प्रोनाउंसिएशन करनी आनी चाहिए। हम धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय ऐसे बोलेंगे ना, तो वो एक ट्यून में हम नहीं गा पाएंगे। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है आयु कामय मानेन, ऐसा जनरली प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन ये मानेन, मानेन, धर्मार्थ, धर्मार्थ सुख साधनम ऐसे नहीं, धर्मार्थ सुख साधनम, सुख साधनम, धर्मार्थ सुख साधनम, आयु कामय मानेन धर्मार्थ सुख साधनम, इस तरह से प्रोनाउंस करना है। सेकेंड कॉमन मिस्टेक है हम विसर्ग का प्रोनाउंसिएशन या तो करते नहीं है, या गलत करते हैं, या हमें पता नहीं है। तीन प्रकार की विसर्ग की प्रोनाउंसिएशन मोटा मोटा होती हैं। ये एक्चुअली मैं जो बना रही हूँ, ये मैं पूरा शास्त्रों के हिसाब से नहीं बना रही हूँ, जो मैंने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस से सीखा है और थोड़ा बहुत जो मैंने पढ़ा है उसके सबको मिला के बना रही हूँ। तो हो सकता है इसमें भी गलती हो, पर मैंने जो कॉमन चीज ऑब्जर्व की है वो ये है कि हम्म, पहला होता है प और प और क के पीछे जब हम विसर्ग लगाते हैं, जैसे अब देखिए क है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क आ रहा है, तो क से पहले अगर विसर्ग आएगा तो उसको हम हाफ प्रोनाउंस करेंगे, बस जैसे हवा छोड़ देना ऐसा प्रोनाउंस करेंगे। आयुह, आयुह, आयुहु ऐसा नहीं, आयुह, आयुह, आयुः कामयमानेन धर्मार्थ सुख साधनम्, आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः, विधेयः, विधेयः परमादरः। ठीक है, तो ये जो हमने प्रोनाउंस किया, ये जो हमने प्रोनाउंस किया, ये हमने हाफ प्रोनाउंस किया। आयुहु, विधेयः ऐसा प्रोनाउंस नहीं करना है। उसके बाद जब एंड में आता है तो हमें फुल प्रोनाउंस करना है, जैसे परमादरः, परमादरः, इसमें परमादरः ऐसा नहीं प्रोनाउंस किया, परमादरः पूरा आप फुल प्रोनाउंस कर सकते हैं इसको। उसके बाद डिफरेंट है जब हम श, श, स इसके पीछे अगर विसर्ग आ जाए तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। कैसे डिफरेंट होती है, थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझते हैं। ये जो लघु तत्र रूक्षो लघु शीतः, यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो लघु प्लस शीतः, ठीक है। अब इस विसर्ग को आपको कन्वर्ट कर देना है आधे श में, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको लघुशीतः, लघुशीतः, लघुशीतः इस तरह से आपको प्रोनाउंस करना है। ऐसे ही अगर स के साथ है, जैसे खरस सूक्ष्म, ठीक है, तो खर, तो आधा स में कन्वर्ट कर दिया इसको हमने। उसके बाद सूक्ष्म, खरस सूक्ष्म, खरस सूक्ष्म, खरस सूक्ष्म, राइट। तो तत्र रूक्षो लघुशीतः खरः सूक्ष्मश्चलो नीलः, नीलः, अब यहाँ पर फुल आ गया तो हमने फुल प्रोनाउंसिएशन कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विसर्ग। देन हम आते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। ये भी एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो हम जनरली करते हैं, क्योंकि हमें नहीं सिखाया जाता। सिंपल सी बात, अल्प प्राण, अल्प प्राण यानी, प्राण यानी हम पहले भी देख चुके हैं, पांच प्राण हम देख चुके हैं। प्राण मतलब बेसिकली आप ऐसा समझ लीजिए एयर को कहते हैं, ठीक है।
ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बहुत ऊपर ऊपर से ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम समझ पाए। तो प्राण मतलब एयर, ठीक है। आप जितनी ज्यादा प्राण एयर निकालोगे बाहर, उसको कहेंगे हम महाप्राण। और जिसमें आप कम एयर निकालोगे, उसको हम बोलेंगे अल्प प्राण। अल्प मीन्स लेस और महा मीन्स ज्यादा, राइट। तो हमारे जो पहला रो है, रो बोलते हैं कॉलम बोलते हैं, मुझे याद नहीं, कंफ्यूजन हमेशा होता है। ये जो लेटर्स हैं, इनको हम अल्प प्राण बोलते हैं। थर्ड लेटर भी अल्प प्राण है, फर्स्ट और थर्ड रो, ठीक है। और जो हमारे सेकंड और फोर्थ रो है, वो हमारे महाप्राण है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे आप खुद ही प्रोनाउंस करके देखिए, आपको डिफरेंस फील होगा। क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ। आप प्रोनाउंस करके देखिए, इन वाले लेटर्स में आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, मेहनत लग रही है इसको बोलने में। क, ख, क, ख, क, च, ट, त, प, ख, छ, ठ, थ, फ, ग, ज, ड, द, ब, घ, झ, ढ, ध, भ। इस तरह से इसमें और इसमें मेहनत लग रही है, आप प्रोनाउंस करके देखिए। इसको अल्पप्राण महाप्राण बोलते हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देखिए, जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ना, ये महाप्राण है। देखिए, आइडेंटिफाई करिए इसमें से। ये घ्राण में घ आ गया, ठीक है। ध और ठ, ठ ये रहा, और ध ये रहा, ठीक है। तो ये महाप्राण है, इनको हम बहुत एफर्ट से बोलेंगे। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च। एक हो गया ग्राणमेव। इसी साउंड का अगर हम महाप्राण कन्वर्ट कर दें तो ये घ बन जाएगा। लेकिन इसी साउंड को, ये जो घ लिखा है, अगर हम अल्प प्राण के साथ बोलें तो इसका साउंड ग आएगा। रसनम ग्राणमेव च, रसनम घ्राणमेव च। सेम साउंड, बट अल्प प्राण महाप्राण में डिफरेंस हो गया, ठीक है। अधिष्ठा, अधिष्ठाय। अब मैंने एक चीज गलती की है, अधिष्ठाय। ये जो साउंड है ना, अगर आप द बोलोगे तो ये अल्प प्राण हो जाएगा, और महाप्राण बोलोगे तो आप इसको ध बोल पाओगे। जैसे अधिष्ठाय, 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 अधिष्ठाय। ये द हो जाएगा और ये ट हो जाएगा। यही डिफरेंस है अल्प प्राण और महाप्राण में। एक एग्जांपल और लेते हैं। ऊर्ध्व, 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 ऊर्ध्व। डिफरेंस आप समझ पा रहे हैं। ऊर्ध्व महाप्राण है, ऊर्ध्व अल्प प्राण है। अध, 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 अध। डिफरेंस आप समझ पा रहे हैं। अश्वत्थम, अश्वत्थम। अश्वत्थम कैसे लिखेंगे? अश्वत्थम ऐसे लिखेंगे। और अश्वत्थम कैसे लिखेंगे? अश्वत्थम ऐसे लिखेंगे। ये डिफरेंस हो जाएगा। छंदांसी, चंदांसी, ठीक है। चंदांसी ऐसे हो जाएगा और छंदांसी ऐसे होगा। तो ये डिफरेंस आप अपने आप फील कर सकते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है? ऐसा क्यों करना चाहिए कि इतना इंपॉर्टेंस देना है कि अल्प प्राण है कि महाप्राण है? ऐसा कौन सा पहाड़ टूट जाएगा अगर हम अल्प प्राण बोल देंगे तो? एग्जाम्पल से समझते हैं। क्योंकि क्या ना, जब तक हम इन बातों को समझेंगे नहीं, इनका इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे ना, हम इन चीजों को करेंगे नहीं। और जब तक नहीं करेंगे तब तक हम आगे के स्टेप में नहीं बढ़ पाएंगे, मीनिंग वाले स्टेप की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। तब तक हम हिंदी इंग्लिश ही पढ़ते रह जाएंगे, और हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन इतनी गलत होती है। उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन क्यों नहीं पढ़नी चाहिए और उसमें कितनी गलतियां होती हैं। तो चतुर्विधम, ऐसा एक शब्द आता है भगवत गीता के 15th चैप्टर के एक श्लोक में। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम्य अन्नम चतुर्विधम। चतुर्वेद प्रकार का अन्न भगवान हमारे शरीर में अग्नि बनकर पचाते हैं। तो अगर इसको हम ध की जगह द बोल दे, तो अल्प प्राण कर दें, तो क्या होगा? ये जो विद है ना, विदम, विदम, ऐसा। ये विद का मतलब ही अलग होता है। विद का मतलब होता है टू नो। वेद जो शब्द है वो विद धातु से ही आता है, उसका मतलब होता है टू नो। और विधम,
विधि, प्रकार, टाइप्स, ये विद का होता है। तो इसका बिल्कुल मीनिंग ही चेंज हो गया अगर आपने अल्पप्राण महाप्राण में डिफरेंस कर दिया तो। ये शब्द ही अलग हो गया, ये शब्द ही अलग हो गया। तो इस तरह से हमें इन, जैसे एक शब्द और होता है, चलो वो आगे एग्जांपल में लेंगे हम, पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे एक होता है शकृत और एक होता है सकृत। सकृत का मतलब होता है रुक रुक कर, या स्टॉप, या एक ऑब्स्ट्रक्शन। और शकृत का मतलब होता है स्टूल की बात कर रहे हैं, फीसेस की बात कर रहे हैं, पॉटी की बात कर रहे हैं। तो ये जो स है और ये जो स है, ये इसमें भी अगर आप गलत कर देंगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। शकृत अलग चीज है, सकृत अलग चीज है। एक श्लोक आता है चरक सुश्रुत संहिता में, अम, शास्त्रम गुरुमुखोदगीर्णम आदाय उपास्य चासकृत, यह कर्म कुरुते वैद्यः स वैद्यो अन्ये तु तस्करा। ज्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा मीनिंग इसका ये है कि शास्त्र को गुरु के मुख से ग्रहण करना चाहिए और उसकी नित्य उपासना करनी चाहिए। जो नित्य वर्ड मैंने बोला, ये असकृत से आया है। अब मैं उसको अशकृत बोलूंगी तो बिल्कुल मीनिंग ही कूड़ा कबाड़ा हो जाएगा उसका। तो इसलिए श, स, ध, ध, इसलिए ये सब पॉइंट्स जो है हमें सही बोलने के लिए समझने चाहिए। एक बहुत और कॉमन मिस्टेक है कि हम फ, फ, नॉर्मली हम फ इसको पढ़ते हैं, पर ये गलत प्रोनाउंसिएशन है। ये जो बिंदी लगा हुआ फ ऐसा प्रोनाउंसिएशन होता है, ये हिंदी और संस्कृत में है ही नहीं, ये उर्दू में है। ये हमारी भाषा नहीं है, इसको मत बोलिए। ये उर्दू भाषा है, अशुद्ध भाषा है। ये संस्कृत शुद्ध नहीं है। इसको आप बोलिए ठ, होठों का ठ, ऐसा प्रोनाउंसिएशन, ठ, ये। ठीक है, ओष्ठ से आएगा, हमने पढ़ा था हुपु पद्मानिया नाम ओष्ठः, ओष्ठ से आएगा फ, फ। लेकिन अगर आप फ बोलेंगे तो आप फील कर पाएंगे ये डिफरेंस। आप अब प्रैक्टिस से आप समझेंगे कि मैं फ बोल रहा हूँ कि फ बोल रहा हूँ। आप दंत ओष्ठ व की तरह, व व व, फ, फ सेम आ रहा है, देखिए मेरा स्ट्रक्चर भी माउथ का सेम लग रहा है, फ व, फ व, लेकिन फ, फ। तो ये अंतर है, हमें समझना चाहिए। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें नहीं समझ आता है कि इसको प्रोनाउंस क्या करें। हलंत। अगर किसी भी शब्द के नीचे ऐसा एक बना होता है तो उसे हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं, जैसे नहीं नहीं ये है, अ, जैसे प्राहुरव्ययम। अभी जो हम आधे और पूरे की बात कर रहे थे, जो स्टार्टिंग में फर्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस किया था कि आपको धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता ऐसा बोलना चाहिए, उसका ऑपोजिट पॉइंट ये अलंत हलंत है। मतलब क्या है कि आपको आधा प्रोनाउंस करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो म है ये पूरा नहीं है, ये जो है ये मिसिंग है। तो इस वजह से हम म ऐसा प्रोनाउंस करें, ये साउंड लास्ट में रहेगा। जैसे प्राहुरव्ययम, बंद रहेगा मुंह, के ये खुलेगा नहीं, प्राहुरव्ययम। ठीक है, यस्तम वेदवित, त है तो वेदवित, ऐसा। ये नहीं बोलेंगे हम, वेदवित ऐसा नहीं बोलेंगे, वेदवित। अश्वत्थम, बंद हो गया मुंह। जो लास्ट साउंड का प्रोनाउंसिएशन, आप अगर लास्ट में क है, क के नीचे हलंत है, तो जैसे वाक है, वाक, वाक। अब इसमें क्या है, क का साउंड कंठ से आ रहा था, है ना, क का साउंड आ रहा था कंठ से, तो हमने कंठ पे ही रोक दिया उसको, वायु को। हमने वाक ऐसा नहीं बोला, हमने बोला वाक, वाक। क पे एंड हो गया साउंड, राइट। तो ये जो हलंत है इसको यही छोड़ देते हैं। जैसे षड, षड ऐसा नहीं बोला मैंने, षड, षड। वो साउंड इनकम्प्लीट आना चाहिए आपका, ई ऊ री ये सब नहीं लगना चाहिए। स्वर जो है ये हम नहीं ऐड करते हैं इसमें, जो भी है मतलब वो सब हम नहीं ऐड करते हैं, तो ये आधी साउंड रह जाती है। इसके बाद हमारा सिक्स्थ पॉइंट है पूर्व रूप। जब भी आप एक ऐसा एस टाइप का स्ट्रक्चर कहीं बना हुआ देखेंगे तो उसको प्रोनाउंस कैसे करना है।
ये दिखने में बड़ा अजीब सा लगता है, तो इसको प्रोनाउंस कैसे करना है? ब्रह्मा स्मृत्वायुषो वेदम। ठीक है, हम क्या प्रोनाउंस करते हैं? ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम। जब हम एक श्लोक को एक फ्लो में बोलते हैं, या जब हम संप्रदान करते हैं, जब हम चैंट करते हैं श्लोक को, तो हम अ, तोड़कर नहीं बोलते। तोड़कर बोलने बोलने का तब मतलब होता है जब हम उसका अन्वय करना चाहते हैं, या उसको एक रीअरेंज करना चाहते हैं, या उसका मीनिंग जानना चाहते हैं। लेकिन अभी जब हम केवल प्रोनाउंस कर रहे हैं ना, तो हम एक साथ बोलते हैं, ब्रह्मा स्मृत्वा युषो वेदम। उसका क्यों क्यों इंपॉर्टेंस है, ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये हम लास्ट वाले पॉइंट में समझेंगे। जब हम मीटर की बात करेंगे, जब हम छंद की बात करेंगे, तब हम इन पॉइंट्स का इंपॉर्टेंस समझेंगे कि क्यों ये स्मृत्वा आयुषो वेदम ही बोलना है, स्मृत्वा आयुषो वेदम ऐसा नहीं, तोड़ के नहीं बोलना है। वो हम लास्ट में समझेंगे। लेकिन आप बस इतना समझ लीजिए, जो लास्ट साउंड है उसको कंटिन्यू करना है। स्मृत्वायुषो वेदम सोग्निवेशौ, सोग्निवेशौ, सॉरी, सोश्विनौ, सोश्विनौ। इसको एकदम ऐसा समझ लीजिए कि कुछ है ही नहीं, हटा ही दीजिए इसको, मतलब लिटरली आप हटा दीजिए इसको। ये जो पूर्व है इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, इसकी कोई साउंड नहीं आती है। स्मृत्वा युषो वेदम सोश्विनौ, सोश्विनौ, ऐसा ही पढ़ लीजिए, इसको हटाकर पढ़ना है। सोत्रिपुत्रादिकान् मुनीन्, सोत्रिपुत्रादिकान् मुनीन्, तेग्निवेशादिकांस्तेतु, तेग्निवेशादिकांस्तेतु। इस तरह से पढ़ना है। ये जो ये पार्ट है इसको हटा ही देना है बिल्कुल। तेव्यापिनोपि, ठीक है, इस तरह से प्रोनाउंस करना है। उसके बाद अभी हम जानेंगे सेवेंथ पॉइंट, जिसमें हम श, श, स और क्ष, ये चारों का प्रोनाउंसिएशन कैसे डिफरेंट है, इसमें डिफरेंशिएशन कैसे करना है वो जानते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पॉइंट है, क्योंकि ये इतना इजीली डिफरेंशिएबल नहीं है। पर हाँ, एक एक ये सारे 6 पॉइंट्स आप प्रैक्टिस करने के बाद ये सेवेंथ पॉइंट भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें क्या है ना कि आपको ये ईचु यशानम तालु, तालु से बोलने वाला श है। ये मूर्धा से बोलने वाला श है। ये ऋतु लसानाम स, ये तो हम जनरली प्रोनाउंस सही करते हैं। और ये क्ष, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी हम लोग मोस्टली गलत करते हैं। जैसे संस्कृत में इसको जैसे कुछ लोग छ प्रोनाउंस करते हैं, क्षत्रिय, कक्षा, ऐसे बोलते हैं, लेकिन ये सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है। संस्कृत में इसकी प्रोनाउंसिएशन क्ष, क्ष, ऐसी प्रोनाउंसिएशन है। क और श मिक्स होकर जब बनता है तो ये क्ष वर्ग बनाता है। जैसे क, श, अ, क्ष, इस तरह से बनता है। तो कक्षा, कक प्लस शा, ऐसा अगर आप लिख देंगे तो हो जाएगा कक्षा, ना कि कक्षा, कक्षा, ऐसा हो जाएगा। तो ये क्ष हो गया क्षत्रिय वाला। उसके बाद इचु यशानम, जैसे आप जहां से ई बोलते हैं वहां से आपको ये वाला श बोलना है। ई, श, ई, श, वहीं से बोलना है। उसके बाद ये वाला श कैसे बोलेंगे? आप ई को थोड़ा पीछे ले जाइए, तो आप र बोल सकते हैं। जैसे ई, र, ये जो साउंड है ना र, ये साउंड री की है। या फिर ट, ठ, ड, ढ, श, 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 ये साउंड वहां से आएगी, ऊपर से, मूर्धा से। श, 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 ट, ठ, ड, ढ, श, श। आपकी जीभ जहां ट बोलने के लिए टच कर रही है वहां पर से ही श आएगा, ये वाला श, ठीक है। अब इस श्लोक में देखते हैं इसे डिफरेंस क्या है। श्रोत्रम, चक्षुः, स्पर्शनम, अधिष्ठाय, अधिष्ठाय। साउंड में थोड़ा सा आपको क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है? अगर मैं इसे ये वाला श बना दूं तो अधिश, अधिष्ठाय, 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 अधिष्ठाय। ये थोड़ा सा ज्यादा डीप हो जाता है साउंड, थोड़ा सा शार्प कम हो जाता है, डीप हो जाता है। अधिष्ठाय, अधिष्ठाय, राइट, डेप्थ आ जाता है। और मनश्चायम, मनश्चायम ऐसे करते हो तो उसमें भी डेप्थ आ जाता है। लेकिन ये मनश्चायम, विषयानुपसेवते, विषयानुपसेवते। आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ये इनिशियली आप ये नहीं भी प्रैक्टिस करते तो चलेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, बट ऐसा कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए ये आप बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया। उसके बाद हम आते हैं मेन पॉइंट पर, जो है छंदस।
अब क्या, ये इतनी सारी हमने मेहनत क्यों की, उसका मीनिंग क्या है, उसका पर्पस क्या है, वो है ये छंदस यानी मीटर। हम कोई भी श्लोक बोलते हैं तो हमारे शास्त्रों में, जैसे हमने वो डिस्कस किया था ना, लेफ्ट और राइट ब्रेन साथ में वर्क करते हैं, उसके लिए हमें इनको छंदस में बोलना जरूरी है। छंद मतलब आपका मीटर। कोई भी श्लोक एक पर्टिकुलर लेटर्स के नंबर में लिखा होता है। जैसे एक होता है अनुष्टुप छंदस, जो मोस्टली हमारे श्लोकों में हम देखते हैं। जैसे प्रीणनम जीवनम लेप स्नेहो धारण पूरणे गर्भोत्पादश्च धातूनाम श्रेष्ठम कर्म क्रमात् स्मृतम। ठीक है, इसमें जो ट्यून मैंने बोली उसको अनुष्टुप छंद बोलते हैं। ऐसे ही और भी श्लोक हो सकते हैं जो कि अनुष्टुप छंद में होते हैं, जनरली हम जो गाते हैं। उसके बाद जैसे ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम प्रजापतिम जिग्रहत सोऽश्विनौ सहस्राक्षम सोत्रिपुत्रादिकान् मुनीन् तेऽग्निवेशादिकांस्ते तु पृथक् तंत्राणि ते निरे। तो ये हमारा अनुष्टुप छंद है। आयुः कामयमानेन, ये वाला श्लोक भी हमारा अनुष्टुप छंद में है। उसके बाद एक और कॉमन छंद आता है, मेरे को छंद का ज्यादा ज्ञान नहीं है, पर जो दो कॉमन छंद आते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा है उपजाति छंद। इसमें क्या है हमारा, ये हम डिस्कस करेंगे अभी। उपजाति छंद की ट्यून कैसे होती है, जैसे नरो हिताहार विहार सेवी समीक्षकारी विषये स्वसक्तः दाता समः सत्यपर क्षमावान आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः। इस तरह की। अब इसमें पहचानेंगे कैसे, ये 16+16 लेटर्स पहली और दूसरी लाइन के लिए लिखा है मैंने। मतलब आप काउंट करेंगे, इसमें एक्चुअली काउंटिंग भी फुल लेटर्स की होती है। जैसे प, ण, न, ज, व, न, ल, प, न, ह, ध, र, ण, प, र, ण। ठीक है, आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 16 पहली लाइन में। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो ये 16 इसमें, 16 इसमें, इसलिए ये अनुष्टुप छंद बन गया। आप ऐसे किसी भी श्लोक के साथ काउंट करके देख सकते हैं, वो 16 16 होगा, तो वो अनुष्टुप छंद होगा। उसके बाद है ये जो उपजाति छंद होता है ना, इसमें फर्स्ट लाइन में 22, सेकंड लाइन में 22, या इसको एक लिखने का तरीका ऐसा भी है कि इसको 11 11 11 11 ऐसे करके 4 लाइनों में लिखा जाता है। आप देख सकते हैं, ये भी आपको इजीली मिल जाएगा। तो इसमें एक श्लोक, ये चरक शारीर सेकंड, चरक संहिता जो शारीर स्थान में सेकंड चैप्टर है ना, तुल्य गोत्रीय अध्याय, वो पूरा चैप्टर ही उपजाति छंद में है। उसमें सारे श्लोक आपको इसी छंद में देखने को मिलेंगे, वो आप जाकर एक बार रेफर कर सकते हैं। तो ये श्लोक कैसे प्रोनाउंस करें, देखिए आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ठीक है, 22 + 22 44 टोटल इसमें लेटर्स होते हैं। उसके बाद इसकी ट्यून्स बहुत सारी अलग अलग होती हैं। जैसे अभी जो मैंने एक ट्यून गाई, नरोहिताहार विहार सेवी समीक्षकारी विषयेष्व सक्तः दाता समः सत्य पर क्षमावान आप्तोपसेवी च भवत्य रोगः, ये एक ट्यून है। ऐसे इसकी एक और ट्यून होती है, नरोहिताहार विहार सेवी समीक्षकारी विषयेष्व सक्तः दाता समः सत्य पर क्षमावान आप्तोपसेवी च भवत्य रोगः। एक और ट्यून होती है, जैसे नरोहिताहार विहार सेवी समीक्षकारी विषयेष्वसक्तः दाता समः सत्य पर क्षमावानाप्तोपसेवी च भवत्यरोगः। इस तरह से एक ही छंद की बहुत सारी ट्यून्स हो सकती है। ये अनुष्टुप छंद की तो बहुत ट्यून्स होती हैं। तो उसके बारे में डिटेल में मुझे नहीं पता कि क्यों एक पर्टिकुलर ट्यून एक पर्टिकुलर श्लोक के लिए बोली जाती है, पर आप जो आपको पसंद है आप वो ट्यून में आप इनको चैंट कर सकते हो। तो ओवरऑल यही था आज की वीडियो में। आई होप कि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आया हो श्लोक चैंटिंग में, और आप प्रैक्टिस करेंगे। और अगर कुछ भी आपके डाउट्स हैं, कुछ भी आपको पूछना है, और वीडियो पूरी वीडियो में
जहां पर भी मैंने ऐसा कहा है कि इसकी वीडियो बनाऊंगी मैं, अगर आप वो वीडियोस चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखकर बताइए। ये वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में भी आप कमेंट में लिखकर बताइए। श्री राधे श्याम।